एक ऐसा देश जिसने अपने ही देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को संस्थागत बना दिया है और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड इतना खराब है कि उसका भारत पर टिप्पणी करना विडंबनापूर्ण ही नहीं बल्कि अमान्य भी है। इसका उदाहरण है कि साल 2023 में अगस्त में पाकिस्तान के जारनवाला शहर में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर की गई क्रूरता, जब 19 चर्च और 89 ईसाई लोगों के घरों को जला दिया गया था। ये बयान है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह का। और अनुपमा सिंह ने न केवल पाकिस्तान बल्कि इस बार तुर्की को भी खूब सुना है। तो चलिए मामले को विस्तार से समझते हैं। मामला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र का और इस बार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की ने भी कश्मीर राग आलाप दिया। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला उसने कश्मीर पर रोना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार पाकिस्तान को तुर्की का साथ मिला जो कि कुछ नया था। तुर्की के भारत के प्रति सुर कैसे बदल गए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि यूएन की मानवाधिकार बैठक में आखिर हुआ क्या। इस बार यूएन के सत्र में तुर्की और पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाया और भारत को घेरा। इस पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट टू रिप्लाई के तहत तुर्की और पाकिस्तान को जवाब दिया। अनुपमा सिंह ने कहा, सबसे पहले तो भारत के आंतरिक मामलों पर तुर्की के टिप्पणी करने का हमें अफसोस है। हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की भविष्य में हमारे आंतरिक मामलों पर गैर जरूरी बयान देने से बचेगा। इसके बाद अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को घेरना शुरू किया। अनुपमा सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने कई संदर्भ में भारत का नाम लिया। उसने एक बार फिर मानवाधिकार परिषद के मंच का गलत इस्तेमाल झूठे आरोप लगाने के लिए किया है। अनुपमा सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा और अविभाज्य हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो हमारा आंतरिक मामला है। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को घेरते हुए अनुपमा सिंह कहती हैं, एक ऐसा देश जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को संस्थागत बना दिया है, जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड इतना खराब है कि उसका भारत पर टिप्पणी करना विडंबनापूर्ण ही नहीं बल्कि अमान्य है। इसका उदाहरण है साल 2023 में हुई वो घटना जब पाकिस्तान के जारनवाला शहर में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। 19 चर्च जला दिए गए, 89 लोगों के घर जला दिए गए और वो सभी ईसाई समुदाय से थे। इसके बाद अनुपमा सिंह बोलती हैं, पाकिस्तान वो देश है जो संयुक्त सुरक्षा परिषद की ओर से आतंकवादी घोषित किए गए लोगों को पनाह देता है और वह भारत पर आरोप लगा रहा है जिसकी लोकतांत्रिक साख दुनिया के सामने है। हम उस देश की बातों पर और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते जो दुनिया भर में प्रायोजित आतंकवाद के खून से सना हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है और अपने ही देश के लोगों के हितों की रक्षा करने में नाकाम हुआ है। अनुपमा सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से भी जवाब आया। 55वें सत्र में पाकिस्तान के सेकंड सेक्रेटरी दानियाल हसनैन ने कहा, भारत के दावों का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग ना कभी था ना कभी होगा। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सबसे पुराना अनसुलझा मुद्दा है। और ये कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो खुद भुखमरी से जूझ रहा है, जिसके हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, जहां सेना की तानाशाही चल रही है। इसी महीने की शुरुआत में चुनाव में सरेआम धांधली हुई। जनता भले ही किसी को भी वोट दे, लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वही बैठा जो सेना के इशारों पर चलने वाला है। ऐसे देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब रही बात तुर्की की। भारत की तुलना में तुर्की के पाकिस्तान से संबंध ज़्यादा अच्छे रहे हैं। इसकी वजह है दोनों ही मुल्क इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले देश हैं और इस वजह से तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन आए दिन भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते नजर आते हैं। 2020 में पाकिस्तान की संसद में अर्दोआन ने कहा था कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही तुर्की के लिए भी है। अब तुर्की के लिए अहम क्यों है ये तो अर्दोआन ही अच्छे से बता पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमारे कश्मीरी भाई और बहन दशकों से पीड़ित हैं। हम एक बार फिर से कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ हैं। हमने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी उठाया था। तुर्की की नाराजगी ऐसे वक्त पर देखने को मिल रही है जब कुछ ही दिन पहले ग्रीस के पीएम भारत दौरे पर आए थे और पीएम मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध बने थे। इसलिए पीएम मोदी के ग्रीस के दौरे को पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती का जवाब के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन तुर्की को ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2023 में आए भीषण भूकंप में जब 53,000 से ज़्यादा
तुर्की नागरिक मारे गए थे और करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा था, उस वक्त पुरानी सब बातों को पीछे छोड़कर एक सच्चे दोस्त की तरह भारत राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंच गया था। न सिर्फ भारत ने वहां खाना और दवाई बांटी, बल्कि राहत बचाव कार्य में भी मदद की थी। लेकिन इन सब चीज़ों को भूलकर अगर तुर्की पाकिस्तान का आंख मूंद कर साथ देता रहेगा, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तुर्की को आतंकवाद का तोहफा ना दे दे बदले में। और रही बात कश्मीर की, तो उसके लिए तुर्की को चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा ही रहेगा। फिर चाहे पाकिस्तान और तुर्की कितनी ही उछल कूद कर ले, सच बदलने वाला नहीं है। इस खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।